नमस्ते छात्रों, लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। 10वीं कक्षा की कृति पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 यह व्याकरण का प्रश्न होता है। कुल मिलकर 14 अंकों के लिए व्याकरण पूछा जाता है। उसमें से आज हम शब्द भेद, शब्द किसे कहा जाता है, शब्द भेद के कौन कौन से प्रकार है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमें शब्द किसे कहा जाता है। तो शब्द सार्थक अक्षर समूह या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। फिर से और एक बार परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे कमल, किताब, पानी, ये शब्द है। ये शब्द क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है। यह वर्ण सार्थक है, अर्थपूर्ण है, इसलिए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। वैसे दूसरा शब्द है कि, एक वर्ण है, ता एक वर्ण है, ब एक वर्ण है। इन तीनों के समूह को शब्द कहा जाता है। तीसरा शब्द पा एक वर्ण है, नी एक वर्ण है, दोनों के समूह को शब्द कहा जाता है। इस प्रकार सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। दो है। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहा जाता है? तो विकारी शब्द की परिभाषा यह होती है, जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, अर्थात बदल होता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। फिर से और एक बार परिभाषा, जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, लड़का ये संज्ञा है, इसका वचन परिवर्तन कीजिए। लड़का का वचन परिवर्तन होता है लड़के। लड़का, इस शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, उसका लिंग परिवर्तन होता है लड़की। दूसरा शब्द लेंगे हम अच्छा, ये विशेषण है, इसका लिंग परिवर्तन अच्छी। अच्छा, इसका वचन परिवर्तन यानी बहुवचन अच्छे। ये जो शब्द है लड़का और अच्छा, इन शब्दों में विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, बदल हुआ है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। तो विकारी शब्दों के चार भेद हैं। विकारी शब्द के भेद, विकारी शब्द के भेद चार हैं। एक है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये विकारी शब्द के चार भेद। तो हमें आज संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उसके कुछ उदाहरण देखने। तो आज हम संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा के कुछ भेद, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे।
संज्ञा। मराठी में संज्ञा को नाम कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे नाउन कहा जाता है और हिंदी में उसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध करने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है। फिर से और एक बार परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध करने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत महान देश। दूसरा उदाहरण, नेहा अच्छी लड़की। ये दो उदाहरण है। तो पहले उदाहरण में भारत और देश, ये दोनों शब्द किसी स्थान का बोध कराते हैं। पहले उदाहरण में भारत और देश, ये दोनों शब्द किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। और दूसरे उदाहरण में नेहा, यह शब्द किसी विशेष लड़की का बोध कराता है। इसलिए इस उदाहरण में, दोनों उदाहरणों में आए हुए भारत, देश और नेहा, ये तीनों शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद 5 हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के ये 5 भेद। तो हमें एक एक भेदों की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण देंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कौन सी होती है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा और एक बार, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे गंगा पवित्र नदी है। ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सुरेंद्र अच्छा लड़का है। तीसरा उदाहरण, मुंबई बड़ा नगर है। ये 3 उदाहरण। पहला उदाहरण देखें, गंगा पवित्र नदी है। इस उदाहरण में गंगा एक ही है, एक का ही बोध कराता है। यह शब्द गंगा दूसरी नदी नहीं है, इसे एक का बोध करने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा मैंने बताया, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही पदार्थ का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसलिए गंगा ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे उदाहरण में सुरेंद्र, जिस सुरेंद्र के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं, सुरेंद्र अच्छा लड़का है,
वह सुरेंद्र एक ही है, इसे एक का बोध हुआ है, इसलिए सुरेंद्र ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और तीसरा उदाहरण, मुंबई बड़ा नगर है, मुंबई एक ही है, एक ही स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए मुंबई यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार गंगा, सुरेंद्र, मुंबई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने बताई है, ठीक उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा हो सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एक बार परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हिमालय बड़ा पर्वत है, दूसरा उदाहरण, भारत विशाल देश है, तीसरा उदाहरण, यहां फूल खिले हैं, खिले हैं। ये तीन उदाहरण है। तो मैंने जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई है, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संपूर्ण, पहला उदाहरण, हिमालय बड़ा पर्वत है, तो हिमालय यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक ही है, लेकिन पर्वत अनेक है, अनेकों का बोध होता है, इसलिए पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरी उदाहरण, भारत विशाल देश है, देश अनेक है, अनेकों का बोध होता है, इसलिए देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और तीसरी उदाहरण, यहां फूल खिले हैं, फूल अनेक हैं, संपूर्ण फूलों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार पर्वत, देश, फूल ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तीसरा संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, ठीक उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा की भी परिभाषा हो सकती है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण, दोष, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा और एक बार सुनिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण, दोष, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे रामधन दयालु आदमी, दूसरा उदाहरण, हिंदुस्तान में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में बहुत गरीब लोग रहते हैं। तीसरा उदाहरण, मैंने चतुराई से
मित्र को बचाए। ये 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण रामधन दयालु आदमी। दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान में बहुत गरीब लोग रहते हैं। और तीसरा उदाहरण मैंने चतुराई से मित्र को बचे। मैंने भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा। तो पहले उदाहरण रामधन दयालु आदमी है। रामधन के स्वभाव का बोध दयालु इस शब्द से हुआ है। दयालु ये उसका स्वभाव है, इसलिए दयालु ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। दूसरे उदाहरण में हिंदुस्तान में बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों के स्वभाव की विशेषता यह गरीब ये शब्द दर्शाता है, इसलिए गरीब ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरे उदाहरण में मैंने चतुराई से मित्र को बचाया। तीसरे उदाहरण में चतुराई यह भाव है, यह गुण है, इसलिए इस उदाहरण में दयालु, गरीब और चतुराई यह भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी भी परिभाषा हो सकती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। जिस संज्ञा से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा और एक बार सुनिए। किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चाय में थोड़ी शक्कर मिलाओ, ये उदाहरण, चाय में थोड़ी शक्कर मिलाओ। दूसरा उदाहरण है सोना महंगी चीज है। और तीसरा उदाहरण मकान बनवाने के लिए लोहा चाहिए। देखिए तीनों उदाहरण। पहला उदाहरण चाय में थोड़ी शक्कर मिलाओ। दूसरा उदाहरण सोना महंगी चीज है। तीसरा उदाहरण मकान बनवाने के लिए लोहा चाहिए। तो पहले उदाहरण में चाय में थोड़ी शक्कर मिलाओ। चाय यह द्रव्य है, शक्कर यह भी द्रव्य है। तो इस उदाहरण के द्वारा चाय और शक्कर यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरे उदाहरण सोना महंगी चीज है। सोना एक धातु है, धातु का बोध होता है, इसलिए सोना ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण मकान बनवाने के लिए लोहा चाहिए। लोहा ये भी एक धातु का नाम है, इसलिए लोहा ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार शक्कर, चाय, सोना, लोहा यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार ये द्रव्यवाचक संज्ञा के ये तीन होते। पांचवा है संज्ञा का पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा का अंतिम जो भेद है उसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की भी परिभाषा होती है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एक बार परिभाषा सुनिए। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी की सभा होने वाली है।
दूसरा उदाहरण, लड़कों की टोली आगे बढ़ गई। तीसरा उदाहरण, सारी भीड़ मिठाइयों पर टूट पड़ी। ये तीनों उदाहरण। पहला उदाहरण, आज नरेंद्र मोदी जी की सभा होने वाली। इस उदाहरण में समुदाय, समूह का बोध करने वाला एक शब्द है, वह सभा। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, समुदाय होता है, इसलिए सभा ही क्या है, समूह सके। दूसरा उदाहरण, लड़कों की टोली आगे बढ़ गई। इस उदाहरण में टोली यानी समुदाय का बोध होता है, समूह का बोध होता है, इसलिए टोली ये क्या है, समूह। और तीसरा जो उदाहरण है, सारी भीड़ मिठाइयों पर टूट पड़ी। भीड़ यानी ये समुदाय है, समूह का बोध होता है, इसलिए ये भीड़ ये शब्द क्या है, समूह। इस प्रकार सभा, टोली, भीड़ ये तीनों शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। इस प्रकार आज हमने यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के जो 5 भेद है उसका अध्ययन किया है। बाकी का जो सर्वनाम शब्द का जो दूसरा भेद है वो सर्वनाम, उसका अध्ययन हम अगली दशक में करेंगे। धन्यवाद।